नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट के लिए ये दूसरा लेक्चर है मेरा। तो जो मैं फर्स्ट यूनिट का ये सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें आप लोगों को आज मैं संगठन के बारे में कुछ बताऊंगा। जो हमारे टॉपिक यूनिट प्रथम में जो दिया हुआ है, संगठन के सिद्धांत, कार्य विभाजन, पद सोपान, समन्वय, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, सभी के बारे में जो सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए। तो दोस्तों, आपसे हमारी विनती यही है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, वो ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं, पहले ये जानते हैं संगठन क्या होता है। तो देखिए, संगठन प्रशासन का एक अनिवार्य तत्व है। एक निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह मनुष्यों, सामग्रियों और धन के उचित उपयोग में सहायता करता है। इस प्रकार संगठन के बिना कोई प्रशासन नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए, कोई भी प्रशासन कार्य करता है तो बिना संगठन के कार्य हो ही नहीं सकते हैं। तो संगठन का मतलब आप समझ चुके। साझी गतिविधि में लगे परस्पर निर्भर अंगों का एक संगठित निकाय है। तो एल.डी. वाइट साहब के अनुसार संगठन में 3 प्रमुख संगठन अंग होते हैं। इसके 3 अंग होते हैं, जिसमें से व्यक्ति होता है, संबंध प्रयास होता है और एक साझा उद्देश्य होता है। उसी प्रकार चेस्टर बर्नार्ड साहब के अनुसार संगठन वो भी 3 रूप में बांटे हैं। समान उद्देश्य होती है, परस्पर संचार होता है, सेवा करने की इच्छा होती है। तो संगठन के अब हम विशेषता देखते हैं। तो संगठन के विशेषता, एक विशेष निश्चित उद्देश्य होता है। संगठन का क्या होता है? एक विशेष निश्चित उद्देश्य होगा। संगठन व्यक्तियों का समूह है, चाहे वह समूह बड़ा हो या छोटा होता होगा। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट है, संगठन प्रबंधन का एक भाग भी है। तो आप जब ये जानिएगा, मूल रूप से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में संगठन, प्रबंधन और प्रशासन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। उसी प्रकार संगठन जो है प्रबंधन का एक भाग भी है। संगठन, प्रबंधन और प्रशासन में क्या मूल अंतर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, प्रशासन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, वो लक्ष्य को निर्धारित करता है। ठीक, प्रबंध जो है मैनेजमेंट, इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। उसी प्रकार संगठन जो है प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधन की मशीन है। आप समझ पा रहे हैं? प्रशासन क्या हुआ? प्रशासन लक्ष्य को निर्धारित किया। मैनेजमेंट क्या हुआ? प्रबंध क्या हुआ? इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। उसी प्रकार संगठन क्या हुआ? प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबंध की मशीन है। प्रबंध का ही मशीन है संगठन। तो आप समझ पा रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट यही है, संगठन के व्यक्ति समूह यानी मानवीय संसाधन किसी कार्यकारी नेतृत्व के अधीन कार्य करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, संगठन से संरचनात्मक संबंध स्थापित होता है। ये सवाल पूछा भी गया है। संगठन से समूह के सत्ता एवं दायित्व निर्धारित होते हैं। सेवंथ पॉइंट है, संगठन द्वारा सत्ता के सीमाओं की व्यवस्था व सोपानीय क्रम में निर्धारित होता है। 8 पॉइंट है, संगठन एक क्रियात्मक विचारधारा भी है। 9th, संगठन लक्ष्य प्राप्ति का आधार स्तंभ भी है। 10th है, संगठन का संबंध प्रशासन से है, परंतु दोनों को मतलब एक नहीं माना जा सकता। जैसे मैं अभी ऊपर आपको समझाने का कोशिश किया कि प्रशासन, प्रबंधन और संगठन में मूल रूप से अंतर होता है, लेकिन सभी एक दूसरे से संबंध होते हैं, एक नहीं माना जा सकता है। उसी प्रकार देखते हैं संगठन के आधार क्या है। देखिए, मैं जितने ये पॉइंट्स लिखा हूँ, इससे सवाल आने की प्रबल संभावना है और आए भी हैं। तो आपको
मूल रूप से आपको समझने की आप कोशिश करें। तो संगठन का आधार क्या है? तो संगठन का जो आधार है, उद्देश्य पहला है जो वो उद्देश्य है, कार्य, प्लानिंग होता है उनका। सेकंड जो आधार है उनका प्रक्रिया, प्रोसेस, 4P है, ये भी गुलिक साहब ने ही दिया था। उनके बाद व्यक्ति है, पर्सन है, स्थान है। संगठन का जो आधार होगा, संगठन का एक उद्देश्य होगा, कोई उद्देश्य होगा, उस कार्य करने के लिए कुछ प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस करने के लिए उसमें व्यक्ति होगा, और संगठन कहीं होगा तो किसी खास जगह पर होगा तो उसकी स्थान होगी। तो ये संगठन की आधार है। आप दाएं साइड में देखिए, बॉक्स में मैं कुछ लिखा हूँ, तो संगठन शब्द का जो शुभारंभ है जो किया गया, चेस्टर बर्नार्ड ने किया था, और गुलिक ने संगठन में संरचनाओं पर आधारित जोड़ दिया है। गुलिक, ये दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट में। अब देखिए संगठन के प्रकार। तो संगठन दो प्रकार के, एक औपचारिक संगठन होते हैं, एक अनौपचारिक संगठन। तो दोनों की विशेषता जान लेते हैं औपचारिक संगठन के। फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया। तो प्रथम है प्राकृतिक अव्यक्तित्व होती है, ठीक। इसके नेक्स्ट है निर्माण पूर्व निर्धारित, पूर्व नियोजित होती है। औपचारिक फॉर्मल क्या हुआ कि ये प्राकृतिक अव्यक्ति होती है और निर्माण पूर्व निर्धारित एवं पूर्व नियोजित होती है। उसके बाद स्थिति, अधिकार एवं उत्तरदायित्व को परिभाषित करके उनकी व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट है आदेश की एकता का पालन होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आदेश की एकता क्या होता है। श्रम विभाजन होता है। प्रदत्त विधायन सिद्धांत पर आधारित होता है। मतभेद का अंत होता है। कार्य को दोहराना संभव नहीं होता है औपचारिक संगठन में। उत्तरदायित्व में अंतर बहुत कम होता है। जो जिनको उत्तरदायित्व मिला है उनमें अंतर बहुत कम होगा। कौन सा उत्तर? टाल मटोल की संभावना नहीं होती है। सुरक्षा की भावना को बल मिलता है। उद्देश्य को पाना काफ़ी सरल होता है। पक्षपात के अवसर पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। उनके बाद सेकंड जो इनके टाइप्स हैं, अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन में प्रथम जो इनकी फीचर है, विशेषता है, निर्माण स्वतः होता है। होता क्या है? अनौपचारिक इनफॉर्मल मतलब खुद हम बना लेते हैं, लेकिन औपचारिक क्या है? कानूनी रूप से कोई सरकार विधिवत रूप से संगठन का निर्माण होता है, स्थापित किया जाता है। लेकिन ये खुद अपने आप हम संगठन बना सकते हैं। जो आप प्राइवेट संगठन देखते हैं, निर्माण स्वतः होता है। निर्माण निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होता है। आप अगर संगठन का निर्माण करते हैं तो आपके निजी उद्देश्य भी होते हैं, ज़्यादा अधिकतर निजी उद्देश्य ही होते हैं। विकास आपसी, जो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, विकास आपसी संबंधों, रीति रिवाजों और सामूहिक समूह के द्वारा होता है। इसकी सामाजिक संरचना का निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। संप्रेषण क्रिया का काम काफ़ी आसान होता है। सावधानीपूर्वक कार्यों के संपादन में प्रोत्साहन भी मिलता है। तो आप वो दोनों अंतर देख चुके हैं। इसमें आप देख लीजिए अंतर में, और स्पष्ट रूप से ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है? तो निर्माण की प्रक्रिया में व्यवस्थित नियोजित होती है, यह स्वतः होता है। अधिकार के प्रत्यायोजन की वजह से निर्मित होता है। उदय लोगों की सामाजिक प्रक्रिया का फलस्वरूप होता है। अधिकार और कार्यों पर बल पद से संबंधित है। लोगों और उनके संबंधों पर बल दिया जाता है। ये पद से संबंधित है, ये व्यक्ति से संबंधित है। अधिकार ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। ये ऊपर से समतल रूप से प्रवाहित होता है अनौपचारिक में। आकार में काफ़ी बड़ा होता है। कौन? औपचारिक जो है, फॉर्मल है, आकार में बड़ा होता है, लेकिन अनौपचारिक जो है सामान्यतः छोटा होता है। तकनीकी उद्देश्य के लिए निर्मित होते हैं। अनौपचारिक है, मनुष्य की सामाजिक तुष्टि की खोज है। उनके बाद नेक्स्ट है अधिक अस्थाई है। औपचारिक क्या होता है? जो फॉर्मल है, कानूनी है, अधिक अस्थाई होता है। अनौपचारिक क्या हुआ? अपेक्षाकृत कम अस्थाई। जो आप निजी संगठन होते हैं, निजी बैंक होता है, बहुत सारे हैं, तो वो आप देखते हैं कि वो कम अस्थाई माने जाते हैं। तो कर्तव्य और दायित्व लिखित रूप से निर्धारित होता है। किसमें? फॉर्मल में, औपचारिक संगठन में। अनौपचारिक संगठन में नियम और परंपराएं लिखित नहीं होती है, ये अपने द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आप समझ चुके संगठन क्या है, संगठन के प्रकार क्या है, संगठन प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर है। अब नेक्स्ट देखते हैं
पद सोपान, हायरार्की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए पद सोपान ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो पद सोपान का अर्थ होता है निम्नतर पर उच्चतर का शासन। मतलब जितने नीचे पद पे हैं, आप देखते हैं डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक, तो डीजीपी का नियंत्रण किस पे होता है? कांस्टेबल पर, एसपी डीएसपी सभी पर होता है। तो वही इसमें बताया जा रहा है। इनका अर्थ है निम्नतर पर उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण। परंतु प्रशासन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस शब्द का अभिप्राय एक ऐसे संगठन से होता है जो पदों के एक उत्तरोत्तर क्रम के अनुसार सोपान अथवा सीढ़ी की भांति संगठित किया जाए। तो आप देखते हैं सीढ़ी कैसे रहते हैं, पहले फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ते हैं आप, फिर सेकंड थर्ड, उसी प्रकार कांस्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, उसके बाद आप देखते हैं कि सबसे प्रथम ऊपर जो रहता है डीजीपी। तो उसी प्रकार हर कार्य में पद सोपान होता है। तो प्रशासन की तकनीकी भाषा में पद सोपान सिद्धांत को स्केलर पद्धति भी कहा जाता है। सवाल भी पूछा गया है, स्केलर पद्धति किसको कहा जाता है? हायरार्की। पद सोपान कहाँ से आया? ग्रीक शब्द से आया गया है। अब देखिए पद सोपान से क्या फ़ायदे होते हैं, लाभ, इससे पूछा जाता है, ऑप्शन सहित रहता है। तो प्रथम जो है इनके लाभ है, निश्चित व्यक्तियों के कार्यों का विभाजन होता है। अब मान लिया जाए जो कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल के जो कार्य हैं वो कांस्टेबल कार्य करेंगे, एसपी के जो कार्य हैं एसपी कार्य करेंगे, डीएसपी के जो कार्य हैं डीएसपी करेंगे। तो एक निश्चित व्यक्तियों का कार्य का विभाजन होता है। संगठन में नीचे से ऊपर तक तथा ऊपर से नीचे तक आवश्यक संचार व्यवस्था स्थापित होती है। सत्ता का प्रत्यायोजन संभव हो पाता है। आगे नेक्स्ट अभी मैं प्रत्यायोजन के बारे में भी, डेलीगेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो पद सोपान सिद्धांत संगठन के भीतर प्रत्येक पद की तुलनात्मक स्थिति एवं दायित्वों को स्पष्ट एवं परिभाषित करने में सहायक है। दोष क्या है? इस हायरार्की से क्या दिक्कतें आती? तो कार्य को निपटाने में अनिवार्यतः विलम्ब होता है, निश्चित तौर पर होता है। पद सोपान सिद्धांत के कारण संगठन में उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ के संबंध पैदा हो जाते हैं। मतलब ये संबंध जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है उच्च अधिकारी और अधीनस्थ के संबंध में। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आप समझ गए हायरार्की क्या होता है। उनके बाद है आदेश की एकता, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ ये देखना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो किसी कर्मचारी को किसी एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही नेतृत्व दिया जाना। आदेश का एकता मतलब यही होता है। हेनरी फ्योल जी ने कहा है कि संगठन में एक कर्मचारी को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त करना चाहिए। इस नियम की अवहेलना करने से सत्ता व संगठन कमज़ोर हो जाता है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और स्थायित्व भी संकट में पड़ जाता है। आप अपने घर से ही लीजिए, अगर आपके घर में 2 मुखिया होंगे, माताजी भी और पिताजी भी, तो कहीं न कहीं वो घर चलने में दिक्कत होगी। इसीलिए कोई एक निर्णय लेगा और उनके ही विचार सभी मानेंगे, उनके ही कहा गया सभी मानेंगे, तो अच्छे से कार्य हो सकते हैं। उसी प्रकार आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सबसे पहले सैन्य विभाग में आया था, सैन्य विभाग से ही लिया गया है। तो आदेश के, आप देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप प्रैक्टिकली समझिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ही सब्जेक्ट है जो आपके आसपास चल रहा है, खास करके प्रशासन में। उसी प्रकार आदेश की एकता है, एक वरिष्ठ अधिकारी जो है एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नेतृत्व किया जाना चाहिए। इसमें 4 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। इसलिए बॉस एक ही होना चाहिए। इनका आदेश की एकता में यही कहना है। तो आदेश की एकता का गुण क्या है, इसके फायदे क्या हैं? तो सत्ता या संगठन से संबंध सूत्रों का स्पष्टीकरण होता है। आदेश की एकता से कार्य और आदेश उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो जाते हैं। आलोचना भी होता है इसका। आलोचना क्या होता है? सार्वभौमिक रूप से लागू करना कठिन है। देखिए कहा जाता है कि इसे लागू करना, कि आदेश की एकता एक ही आदमी संचालित करे, वो निश्चित तौर पर थोड़ा सा कठिन होता है। सैनिक प्रकार की चौधराहट का विकास होता है, मतलब ये दिक्कतें आती है। पदाधिकारी असक्षम व अयोग्य होने के बाद भी सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं।
अब देखिए नियंत्रण का विस्तार है। तो आप पद सोपान जान गए, संगठन जाने, पद सोपान जाने, उनके बाद आप अभी जाने आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड जाने। अब देखते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का विस्तार क्या है। सब एक दूसरे से संबंधित है थोड़ा थोड़ा। तो अधीनस्थ कर्मचारी की उस संख्या से है जिसके कार्य का अधीक्षण एवं नियंत्रण एक अधिकारी क्षमतापूर्व कर सकता है। नियंत्रण का विस्तार के विषय में लोक प्रशासन के विद्वान में बीच मतभेद है। हेनरी फ्योल के मतानुसार एक बड़े संगठन के शीर्षस्थ पदाधिकारी, जिसे प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक के नाम से जाना जाता है, के नीचे 5 से लेकर 6 तक अधीनस्थ पदाधिकारी रहने चाहिए। इस विचार से ग्रेक्यूनस भी सहमत है। तो सबसे पहले आप ये जानें नियंत्रण का विस्तार क्या है। इस थ्योरी का मतलब ही ये है कि कोई, जैसे आपका क्षमता सिर्फ 10 व्यक्ति को नियंत्रण करने का है तो 10 व्यक्ति ही होना चाहिए। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि एक बॉस को, एक प्रबंधक को कम से कम उसके अंदर 5 से 6 अधीनस्थ अधिकारी होने चाहिए, तभी वो कार्य अच्छे से संचालन कर सकते हैं। अब मान लिया जाए एक आदमी के पास 100 आदमी को नियंत्रण में रखना है तो निश्चित तौर पर गड़बड़ाने की संभावना रहती है। तो वही हेनरी फ्योल कह रहे हैं। इसमें मतभेद भी है, बहुत विद्वान कहते हैं कि 10 से 12 भी होना चाहिए, लेकिन हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि 5 से 6 होना चाहिए, जिसमें से इनके विचार में ग्रेक्यूनस भी सहमत है। और उर्विक के विचार इन लोगों से थोड़ा हटकर है। उनका कहना है कि उच्च पदाधिकारियों के लिए आदर्श संख्या 4 होगी और निम्न पदाधिकारी के लिए 8 से 12 होगी। उनका कहना है कि जो हायर लेवल के अधिकारी हैं उनके अंदर जो अधीनस्थ की संख्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। यह लूथर उर्विक का है। तो और जो नीचे पदाधिकारी हैं उनके अंदर जो है 8 से 12 पदाधिकारी, मतलब अधीनस्थ अधिकारी होने चाहिए। तो नियंत्रण के विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इसको प्रभावित कौन कौन करता है नियंत्रण के विस्तार को। तो कार्य करता है, व्यक्तित्व करता है, काल या समय स्थान करता है। तो इनको प्रभावित कौन करेगा, कार्य करेगा, व्यक्तित्व कैसा होगा उसका, समय कैसा है और स्थान भी प्रभावित करता है। तो ग्रेक्यूनस ने इस नियंत्रण के विस्तार का एक फार्मूला दिया है। तो उसमें ये बताया है कि n जो संख्या है, n इंटू 2 पर पावर n बटे 2 प्लस n-1 ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में आपके रहे हैं ये सवाल पूछा गया, आप ध्यान से इसे याद कर लें। उनके बाद आता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो देखिए समन्वय क्या होता है। समन्वय, आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए समन्वय और सहयोग में अंतर होता है। समन्वय और सहयोग में अंतर होता है। मैं एक छोटा सा कहानी कहकर आपको समन्वय और सहयोग में अंतर बताता हूँ। तो देखिए एक घर में एक बच्चा सुबह जगने के लिए रात को 12 बजे सोता है और अलार्म 6 बजे के लिए लगा देता है, क्योंकि उसको सवेरे नेक्स्ट डे स्कूल या कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है। तो उसने अलार्म लगा दिया 6 बजे के लिए, 12 बजे उसने सोया। तो उनकी माता जी ने भी जान रही है कि मेरा बेटा जो है वो 6 बजे जाने वाला है, उसको ट्रेन भी पकड़ना है। तो उसने क्या किया, अलार्म जो उस लड़का ने, उनके पुत्र ने जो अलार्म लगाया था 6 बजे के लिए, मतलब 6 बजे उसको जगना था, 7 बजे उनके ट्रेन होगी। तो उनकी माता जी ने अलार्म, जो घड़ी का अलार्म है, उसने 4 बजे लगा दिया। उनके बाद उनके पिताजी ने भी उनके मतलब ट्रेन अच्छे से जल्दी से पकड़ने के लिए 4 के जगह वो 3 बजे ही अलार्म लगा दिए। तो यहाँ और 3 बजे अलार्म बजा तो उस लड़का ने जग गया। तो देखिए लड़का अपने मुताबिक जो है 6 बजे लगाया था, क्योंकि उसको 7 बजे ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन यहाँ देखिए उनके माता और पिता ने सहयोग किया, वो उनको सहयोग किया, लेकिन उन तीनों के बीच समन्वय नहीं था। इस कारण क्या हुआ, उनका नींद भी प्रभावित हुआ। आप बताइए 3 बजे जिसने 12 बजे सोया और 3 बजे उसने जग गया,
तो उनको उसका नींद भी प्रभावित हुआ। तो यहाँ आपको ये समझना है कि उस तीनों के बीच समन्वय नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो यहाँ पे यही समझना है कि समन्वय का अर्थ क्या होता है, संगठन में समन्वय कितना महत्वपूर्ण है। तो सहयोग भी समझे, उसका सहयोग तो उसके माताजी भी ने किया, उनके पिताजी भी ने किया, लेकिन समन्वय नहीं था। इसलिए संगठन में समन्वय का अर्थ जो होता है, एक संगठन की क्रियाओं में एक रूपता लाना, ताकि उसका जो कार्य सरल हो जाए और वह सफलता प्राप्त कर सके। ठीक, समन्वय की विधियां क्या है, नियोजन होता है, संगठनात्मक होता है, मंत्रिमंडल है तथा मंत्रिमंडलीय सचिवालय है। फोर्थ है वित्तीय मंत्रालय है, अंतर विभागीय समिति है, गृह पालन क्रिया है, संचार के साधन हैं, अनौपचारिक साधन है। तो समन्वय के सिद्धांत क्या हैं? तो संगठन के बीच समन्वय की स्थापना के लिए इनमें जुड़े लोगों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होना चाहिए तथा इनके बीच व्यक्तिगत संचार व्यवस्था भी होनी चाहिए। सेकंड है, समन्वय एक स्थिति विशेष में सभी तत्वों के आदान प्रदान का संबंध है, अर्थात संगठन के सदस्यों के बीच लेन देन की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। समन्वय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विराम का मतलब संगठन को अप्रभावी बनाना है। योजना या नीति निर्माण में बहुत छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बेहतर समन्वय के लिए यह नितांत जरूरी है। समन्वय का रूप क्या होता है? लंबवत समन्वय होता है, एक समतल होता है, क्षैतिज होता है। तो आप यहाँ मेरे फिगर में देख सकते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन पर। तो समन्वय के उस रूप से है जो संगठन की इकाई के भिन्न स्तरों पर स्थापित किया जाता है, उपनिर्देशन, निरीक्षक, नियंत्रण इत्यादि। समतल में क्या होता है? ऐसे समन्वय से है जिसमें समान स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाता है। ये लंबवत रूप से है, क्षैतिज। तो लंबवत समन्वय ज़्यादा प्रभावी होती है, जो लंबवत समन्वय है वो ज़्यादा संगठन में प्रभावित होता है। समन्वय की कुछ बाधाएं भी है। तो संगठन में कुछ वरीय पदाधिकारी के द्वारा समन्वय की प्रक्रिया में केवल आदेश का ही बोला बाला रहता है और वे समन्वय के अधिकार के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका नतीजा प्राय यह होता है कि समन्वय अप्रभावी होने लगता है। और दूसरा बाधाएं क्या है? संगठन में जब कर्मचारी की संख्या बढ़ जाती है तो समन्वय हो पाना कठिन हो जाता है। तो समन्वय में सहयोग एवं अनुशासन की कमी से भी समन्वय कठिन हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बताया, ये थर्ड पॉइंट देखिए, यही कह रहा है कि समन्वय में अगर सहयोग एवं अनुशासन की कमी रहे तो समन्वय होना कठिन हो जाता है। तो अब समन्वय सहयोग में डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो संगठन में मुख्य कार्यपालिका का गलत व्यवहार या संदिग्ध व्यक्तित्व भी समन्वय में कठिनाई उत्पन्न करता है। तो अब महत्व देखते हैं, समन्वय का महत्व क्या है। तो संगठन के लिए के कार्य के कामों में टकराव और दोहराव से बचाव होता है, ये सवाल पूछा भी जाता है। तो कर्मचारियों के बीच अपने काम को बेहद महत्व देने और दूसरे के काम को हल्का दिखाने की प्रवृत्ति को कम करना होता है। साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति से बचना, यानी अपनी गतिविधियों को ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए विस्तृत करने की प्रवृत्ति से बचना है। विशेषज्ञों के संकीर्ण परिप्रेक्ष्य को दुरुस्त करना, जो काम के अलग और विशिष्ट हिस्सों में लगे होते हैं। सांगठनिक इकाई जो की बढ़ती संख्या की ज़रूरतों को पूरा करना भी है। अब देखते हैं समन्वय के बाद आप प्रत्यायोजन, डेलीगेशन क्या होता है। तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, प्रत्यायोजन का? तो आज एक ऐसा जटिल औद्योगिक युग में किसी एक व्यक्ति के लिए संगठन की संपूर्ण व्यवस्था पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है, इसलिए व्यक्ति अपना कार्य अन्य व्यक्तियों को सौंप देते हैं। तो देखिए, ये जो कार्य सौंपना है, एक व्यक्ति पूरा कोई भी संगठन को चला नहीं सकता है, तो वो अपने कार्य को अपने नीचे अधिकारी को सौंप देते हैं, वो पावर। तो यही है प्रत्यायोजन। जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई कार्य सौंपते समय उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है, तो प्रशासन की भाषा में इसे प्रत्यायोजन कहते हैं।
आप समझ पा रहे हैं? एक उच्च अधिकारी अपने नीचे अधिकारी मतलब अधीनस्थ अधिकारी को कोई कार्य सौंपते हैं और वो जितना पावर है पूरा पावर उनको दे देते हैं, तो उसी जो प्रदान किया जाता है प्रशासन के भाषा में प्रत्यायोजन कहते हैं। जब किसी संगठन का कारोबार बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वह स्वयं सभी बातों की ओर ध्यान देने में असमर्थ रहता है, अतः सुविधा के लिए वह अपने कार्य का विभाजन करके इसका एक भाग अपने अधीन व्यक्तियों को सौंप देता है और ऐसी शर्त निश्चित कर देता है जिसके कारण वह इनके निष्पादन के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके। तो प्रत्यायोजन के प्रकार होते हैं पूर्ण और आंशिक। जब निर्णय जो है निर्णायक निर्णय कार्यवाही करने की पूर्ण शक्तियाँ प्रत्यायुत हो जाती है तो उसे पूर्ण निर्णय कहते हैं, लेकिन जब जो सौंपे गए हैं आंशिक रूप से अधिकार दिए हैं तो वो आंशिक हो जाते हैं। शर्त और बिना शर्त वाला भी प्रत्यायोजन होता है। शर्त आधारित दिया जाता है और बिना शर्त आधारित भी दिया जाता है। तो प्रत्यायोजन के प्रकार हैं औपचारिक अनौपचारिक भी होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, लिखित भी दिया जाता है अधिकार, अलिखित भी होता है, सीधा और माध्यमिक भी होता है। तो ये हो गया आपके प्रत्यायोजन के प्रकार। लाभ क्या है? तो लाभ पूछा जाता है एग्जाम में। श्रेष्ठतर पर जो श्रेष्ठ हैं पर बोझ से घटना है। मान लीजिए जो बड़े अधिकारी हैं उसका बोझ कम होगा जब वो नीचे अधिकारी को कार्य सौंपा जाएगा। तो प्रशासनिक अड़चनों में देरी को टालना भी होता है। स्थानीय स्थितियों के अनुसार नीति और कार्यक्रम को अनुकूलित करना है। जिम्मेदारियों बांटने एवं निर्णय लेने की कला में अधीनस्थ को प्रशिक्षित करना है। नेतृत्व का दूसरी पंक्ति विकसित करना है। प्रक्रियाओं में जटिलता से निपटना यानी विशेषज्ञों को प्रत्यायोजन करना है। कर्मचारियों में जिम्मेदारी और दिलचस्पी का बोध जो है बढ़ाना है। शीर्ष स्तर पर कार्यों की अत्यधिकता से पार पाना है। सीमाएं क्या होती है इसका? पहली पंक्ति या ठीक नीचे के अधीनस्थों के कार्यों का पर्यवेक्षण की शक्ति है। एक निश्चित मात्रा में ऊपर के खर्चे की अनुमति देने की शक्ति और समान व्यक्तित्व पर्यवेक्षण की शक्ति है। नई नीतियों को सम्मति देने और पुरानी नीतियों से प्रस्थान करने की शक्ति है। नियम और कायदे बनाने की शक्ति है। विशिष्ट उच्च नियुक्तियां करने की शक्ति है। ठीक नीचे के अधीनस्थ के निर्णय के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने का भी शक्ति है। तो देखिए प्रत्यायोजन जो करते हैं उसमें कुछ बाधाएं भी हैं। तो बाधाएं क्या है? विश्वास में अभाव होता है। मान लीजिए नीचे के अधीनस्थ अधिकारियों को पर विश्वास न हो तो समन्वय की समस्या भी होती है। अधिकार का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। जो हम कार्य सौंपा गया है श्रेष्ठ द्वारा अधीनस्थ को, वो अपना अधिकार दुरुपयोग भी किया जा सकता है। प्रत्यायोजन की कला से अनभिज्ञता भी है। अधीनस्थों की अयोग्यता भी है। शासन एवं नियंत्रण की इच्छा। अधिकारियों को अधीनस्थों से भय भी रहता है। अधीनस्थ में प्रेरणा का अभाव होता है। अधिकारियों एवं अधीनस्थ में मनमुटाव भी होता है। अधिकारियों में निर्देश देने की असमर्थता। उपक्रम में प्रभावी नियंत्रण और व्यवस्था का अभाव भी होता है। उचित प्रकार से किया गया प्रत्यायोजन, जिसे वैधानिक प्रत्यायोजन कहा जाता है, संस्था के हित में होता है। तो देखिए वैधानिक प्रत्यायोजन जो होगा कोई भी संस्था के लिए वो ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण क्या है? सुपरविज़न। तो ये दो शब्द से बना है, पर और वेक्षण, जिसका अर्थ है देख रेख। अतः पर्यवेक्षण का अर्थ है श्रेष्ठों द्वारा अपने उनके अधीनस्थ के कार्यों को देख रेख करना है। तो पर्यवेक्षण में विभिन्न गतिविधियां शामिल होती है, जैसे निगरानी, निर्देशन, नियंत्रण, मार्गदर्शन, निरीक्षण और तालमेल। शिक्षा संबंधी और परामर्श संबंधी पहलू भी इसके अंग हैं। इस तरह एक पर्यवेक्षक की भूमिका एक नेता की भूमिका से मिलती जुलती है। अब पर्यवेक्षण का कार्य क्या है? प्रत्येक काम के लिए उचित व्यक्ति का चुनाव करना है। प्रत्येक व्यक्ति में उसके काम के प्रति रुचि पैदा करना और
उसे वह काम करने का तरीका सिखाना। जब भी प्रशंसा का मौका हो तो प्रशंसा करना और अच्छे काम पर इनाम भी देना है। कार्य समूह में प्रत्येक व्यक्ति को सामंजस्यपूर्ण ढंग से बिठाना है। अब देखिए पर्यवेक्षण का टाइप्स क्या होता है, प्रकार है। एकल भी होता है और बहुल भी होता है, रेखा और कार्यात्मक भी होता है। और तो इनके जब किसी एकल और बहुल में क्या है, जब किसी संगठन के किसी सदस्य का पर्यवेक्षण केवल एक पर्यवेक्षक करे तो वो एकल पर्यवेक्षण हो गया। जब कोई 3-4 लोगों से मिल के बनेगा तो बहुल पर्यवेक्षण हो गया। रेखा और कार्यात्मक पर्यवेक्षण क्या है, रेखा में क्या है, निर्देश की रेखा से लोगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला नियंत्रण है। यह स्वभाव से प्रत्यक्ष होता है, इसमें निरंकुश निर्देशन शामिल होता है। इसके विपरीत जो कार्यात्मक पर्यवेक्षण है ये O&M ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड अर्थात व्यक्तियों और ऑडिटरों इत्यादियों जैसे वस्तु विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। O&M पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। पर्यवेक्षण का कार्य क्या होता है, तकनीकी कार्य है, संस्थागत कार्य है, कार्मिक कार्य है। अच्छे पर्यवेक्षक के लिए 6 गुण होते हैं, संपूर्णता, न्यायप्रियता, पहल व्यक्ति, व्यवहार कुशल, उत्साह और भावनात्मक संतुलन। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी, तो आपको ध्यान से ये देखना है। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण का जो अंतर क्या होता है तो आप सभी जानते हैं, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। केंद्रीयकरण क्या होता है, जो शक्ति का जो बंटवारा है सिर्फ एक आदमियों के हाथ में आ जाता है। विकेंद्रीकरण क्या है, जो सभी को शक्ति को बंटवारा करने, जैसे हमारे पंचायती राज है तो विकेंद्रीकरण का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। केंद्रीयकरण क्या है, पूरी शक्तियाँ जो हैं केंद्र सरकार के पास ही रहती है। संपूर्ण शक्ति एक जो संगठन का सर्वाधिक नियंत्रण रखता है, अपना एक ही आदमी एक ही जगह पर रहता है तो वो केंद्रीयकरण हो गया है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं कि और विकेंद्रीकरण के लाल फीताशाही जो है लगाम लगता है, इसके गुण आप देख सकते हैं वीडियो को रोक कर भी। मूल बातें आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब आते हैं, देखिए लाइन एंड स्टाफ मतलब रेखा सूत्र। लाइन एंड स्टाफ में क्या अंतर है, सरकार के प्रशासनिक संगठन में 3 प्रकार की एजेंसियां शामिल होती है, रेखा, स्टाफ और सहायक। तो रेखा क्या है, लाइन क्या है, तो रेखा एजेंसियां सांगठनिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम करती है, ठीक। लेकिन स्टाफ एजेंसियां, रेखा एजेंसियां को उनकी गतिविधि में सलाह और मदद देती है, और सहायक एजेंसियां रेखा एजेंसियां के समान गृह व्यवस्था सेवाएं देती है। तो स्टाफ के 3 प्रकार होते हैं, समान, सहायक और तकनीक। ये दोनों में अंतर यही है, लाइन और स्टाफ में कार्य को करने से होता है ये नियोजन व परामर्श से होता है, क्रियात्मक होता है ये संस्थागत। स्टाफ जो है संस्थागत होता है, लाइन जो है नीतियाँ क्रियान्वयन करता है, ये सिर्फ सहायता देता है, कौन, स्टाफ। ये सवाल पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेतृत्व, लीडरशिप, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ पा रहे हैं नेतृत्व का मतलब क्या होता है। वर्तमान समय में आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, नेतृत्व शैली आप देखें, नेतृत्व यही है, लीडर। नेतृत्व किसी संगठन के सफलतापूर्वक काम करने और इसके लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। देखिए एक अच्छे नेतृत्व करना सबसे बड़ी बात होता है। आप कहीं भी जाइए, कोई प्रशासन बनिए, लीडर बनिए, बिना अच्छे नेतृत्व के आप कार्य नहीं कर सकते हैं। तो नेतृत्व होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप देखिए कुछ विचारक हैं जो अपने अपने विचार दिए हैं। ये 3 प्रकार के फैलेट हैं जो नेतृत्व के 3 प्रकार भेद करते हैं। पद का नेतृत्व, जैसे नेता औपचारिक प्राधिकार के लिए किसी पद पर होता है। व्यक्तित्व का नेतृत्व भी होता है, नेता के पास शक्तिशाली व्यक्तित्व गुण होता है निश्चित तौर पर। कार्य का नेतृत्व क्या है, नेता के पास पद भी है और व्यक्तित्व भी है। तो ये हो गया। इनकी शैली है क्या, तो शैली 3 प्रकार के बताया गया, निरंकुश, जनतांत्रिक, हस्तक्षेप शैली है। तो निरंकुश तो आप समझ रहे हैं कि पूरा जो शक्ति है नेता के हाथों में रहता है। कि जन भागीदारी शैली क्या है, सभी लोगों को आपस में मिलाकर चलने का लिए है ये जन भागीदारी शैली।
जो कि अधीनस्थ के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने की आज्ञा देता है। और हस्तक्षेप शैली क्या है? इस शैली में नेता अधीनस्थों को उनके कार्यों की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। वह उन्हें अपने लक्ष्य तय करने और उन्हें प्राप्त करने की अनुमति भी देता है। कार्य इसको बताया गया है, तालमेल उद्देश्य की परिभाषा है। उनके बाद देखिए नेतृत्व के 3 उपागम हैं। उनमें प्रमुख उपागम है विशेषता उपागम, व्यवहारवादी उपागम और स्थितिगत उपागम। तो विशेषता उपागम क्या है? यह उपागम कहता है कोई व्यक्ति अपनी विशेषताओं की वजह से नेता बनता है। इसका सरोकार नेताओं के व्यक्तित्व की विशेषताओं की पहचान से है। व्यवहारवादी उपागम क्या कहता है? व्यवहारवादी उपागम इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि नेता क्या करते हैं। व्यवहारवादी अनुबंधकर्ताओं ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि नेता क्या करते हैं, वे कैसे नेतृत्व करते हैं, वे कैसे व्यवहार करते हैं, वे अधीनस्थों को कैसे प्रेरित करते हैं, वे कैसे संचार स्थापित करते हैं। और लास्ट उपागम है इनका स्थितिगत उपागम। तो विशेषता और व्यवहारवादी दोनों उपागम नेतृत्व की जो एक संपूर्ण संतोषजनक सिद्धांत दे पाने में असफल रहे हैं, क्योंकि उन्हें नेतृत्व की प्रभाविता के निर्धारण में स्थितिगत कारणों की उपेक्षा की गई। इसलिए अनुसंधानकर्ताओं ने अपना ध्यान नेतृत्व के स्थितिगत आयाम की तरफ मोड़ा है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैं आपको संगठन के सिद्धांत है यूनिट प्रथम में कार्य विभाजन, पद सोपान, समन्वय, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, आपको प्रत्यायोजन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, सूत्र, मंत्रणा, सहायक, ये सारे चीज़ें नेतृत्व आपको मैं बताने का कोशिश किया। दोस्तों आपसे निवेदन यही है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या आपको समझ में आ रही है, और जब ये सब टॉपिक पढ़ें तो क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कोशिश करें। आने वाले लेक्चर में और अच्छे वीडियो लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।